हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बीपीएससी 68th पीटी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर से जनरल साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। मेरा ये डिस्कशन बीपीएससी 69th पीटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके प्रिपरेशन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, आपके प्रिपरेशन का लेवल क्या होना चाहिए, ये डिसाइड करने में, ये निर्धारित करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे हैं। तो इस क्वेश्चन में ये जो डी ऑप्शन जो दिया गया है, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये जो स्प्लिट कर दिया गया है, पहले जो ई ऑप्शन हुआ करता था उसको स्प्लिट करके दो पार्ट में इसको स्प्लिट कर दिया गया है, डी और ई में। तो इस क्वेश्चन को, या यूँ कहें कि किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अब आपको तीनों ऑप्शन का कंप्लीट जानकारी होना चाहिए, तब जाकर के आप राइट ऑप्शन पे पहुंच पाएंगे। डी होगा या फिर ई होगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि अब किसी भी क्वेश्चन के आंसर का सिर्फ टिक मार्क करने से काम आपका चलेगा नहीं, पीटी क्वालिफाई कर नहीं पाएंगे आप। हर एक ऑप्शन का कंप्लीट एनालिसिस चाहिए आपको। तो इस क्वेश्चन को एनालाइज हम करते हैं। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे हैं। तो ये तीन जो ऑप्शंस दिए गए हैं, वर्टिब्रे, कार्पल्स और कार्टिलेज, एक एक करके हम समझते हैं। इसका सही जो ऑप्शन होगा कार्टिलेज। कार्टिलेज होता क्या है? जैसे देखिए, दो हड्डियों के बीच जो दो हड्डियाँ जहाँ पे ज्वाइंट होती है, यदि यहाँ पे कुछ नहीं रहे, यहाँ पे कुछ नहीं रहे, डायरेक्ट हड्डियाँ, एक हड्डी दूसरे हड्डी से ज्वाइंट हो जाए, आकर के कांटेक्ट में आ जाए, तो जब आप जंप करेंगे, चलेंगे, तो इन हड्डियों के बीच में रगड़ होगा, फ्रिक्शन होगा। तो उससे बचने के लिए एक जो है स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू इसके बीच में रहती है। स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू इसके बीच में रहती है, जिसको कार्टिलेज या उपास्थि कहा जाता है। ये करती क्या है? इन दोनों हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाती है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है, और यदि आप जंप करते हैं, दौड़ते हैं, तो जो शॉक आता है, जो शॉक, उस शॉक एब्जर्वर का काम करती है, उस शॉक को एब्जर्व कर लेती है, हड्डियों को सुरक्षित रखती है, हड्डियों को बचाती है। तो ये हो गया कार्टिलेज। इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे सी होगा। वर्टिब्रे क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ जो हड्डियाँ होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा प्रदान करती है, वो होती है वर्टिब्रे। और ये कार्पल्स क्या होती है? कार्पल्स जो होती है हमारे कलाई यानी रिस्ट की हड्डियां होती है। ये 8 हड्डियां होती है, 2 ग्रुपों में बटी होती है, और ये हमारे पांचों अंगुलियों को हाथों से जोड़ती है। कौन? कार्पल्स। तो ये तीनों का एनालिसिस हो गया। इसमें से राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, कार्टिलेज। इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस को मैं पढ़ता हूँ। द पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स एंड विच कैन बी बेंट एज कॉल्ड एज कार्टिलेज। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लाइकेन ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर लिव टुगेदर इज। जिसने भी इस क्वेश्चन को सोल्व किया है गलत सोल्व किया है। फंगस एंड बैक्टीरियम नहीं होता है, ये गलत है। हिंदी मीडियम का जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। तो देखिए, लाइकेन जो होता है कोई एक जीव नहीं है, ये दो जीवों का एक ग्रुप है। लाइकेन जो है दो जीवों का एक ग्रुप है। कौन कौन से जीव? फंगस यानी कवक और एल्गी यानी शैवाल के बीच का यह एक सहजीवी संबंध है, यानी सिम्बायोटिक रिलेशन है। इसमें शैवाल और कवक होते हैं। तो कवक क्या करता है? कवक जो है आश्रय प्रदान करता है, यानी हैबिटेट प्रदान करता है। और शैवाल क्या करता है? ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कह दीजिए, या कोई अदर साइनोबैक्टीरिया जो हो गया, या दोनों। तो ये क्या करता है? इसके पास क्लोरोफिल होता है, तो ये अपना भोजन बना देता है, तो भोजन बना करके कवक को देता है, कवक इसको आश्रय देता है। तो ये सहजीवी संबंध है, यानी सिम्बायोटिक रिलेशन है। किसके किसके बीच में? शैवाल और कवक के बीच में, यानी फंगस एंड एल्गी के बीच में। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, बी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल एनाफिलीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द फीमेल क्यूलेक्स बिकॉज इट सिट्स एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम, या फिर एट एन एंगल विथ सबस्ट्रेटम, या फिर पैरेलल टू द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम, मोर देन वन ऑफ द एबव, या फिर नन ऑफ द एबव।
मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अधः स्तर की सतह के समकोण पर, अधः स्तर के साथ एक कोण पर, अधः स्तर की सतह के समानांतर, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। एनोफिलीज कैसे बैठी हुई है। इसका सर जो आगे वाला जो पोर्शन है नीचे है, कुछ एंगल बन रहा है, ऐसे एंगल कुछ बन रहा है ये, और ये जो है इसका ये लगभग हॉरिजॉन्टल है। तो एनोफिलीज जो है कुछ एंगल बना करके ये बैठी हुई है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है। यही अंतर है, बैठने के तरीका में इनका अंतर होता है। अब ऑप्शन पे आते हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आधा स्तर के साथ एक कोण पे कुछ एंगल बना करके बैठी हुई है मादा एनोफिलीज मच्छर। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विथ द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी इज आरबीसी, या फिर प्लेटलेट्स, या लिम्फोसाइट्स, या मोर देन वन, या नन ऑफ द अबव। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। तो तीनों में से देख लेते हैं आरबीसी का क्या काम है। रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कर्पस्कल्स का क्या काम है। ऑक्सीजन कैरी करके ये लेकर के जाती है हर एक सेल्स के पास, और सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहीं पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज के अणु टूटते हैं और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। तो आरबीसी का काम है ऑक्सीजन को कैरी करके हर एक सेल के पास लेकर के जाना। प्लेटलेट्स का क्या काम है। प्लेटलेट्स का काम है ब्लड की क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है। और लिम्फोसाइट्स में तीन तरह के सेल्स होते हैं। एक तो बी सेल्स होते हैं, उसके बाद में दूसरा टी सेल्स, और तीसरा जो है नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। बी सेल्स का क्या काम है। बी सेल जो है एंटीबॉडी बनाते हैं, बी सेल जो है एंटीबॉडी बनाते हैं। और टी सेल्स क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोविड का वायरस हमारे शरीर के अंदर आया तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गया और तबीयत जो ख़राब थी वो ठीक हो गया। जो टी सेल्स होते हैं उस वायरस का फ़ोटो खींच करके रखते हैं, उसका इमेज बना करके रखते हैं। 10, 20 साल, 30 साल के बाद कभी भी जब उस फैमिली का कोई भी वायरस हमारे शरीर में इंटर करेगा तो टी सेल्स उसका फ़ोटो खींच करके रखे रहते हैं, और वो हमारे इम्यून सिस्टम को फिर एक्टिव कर देंगे। वो मैसेज भेज देंगे कि ये आया हुआ है, पहले आ चुका है, इसको मारो। तो टी सेल्स जो है फ़ोटो खींच करके रखता है। उसके बाद में नेचुरल किलर सेल्स, तीसरे प्रकार का जो सेल्स होता है नेचुरल किलर सेल्स होता है। ये क्या करता है, ये जो भी वायरस अंदर गया हुआ है उसके सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, ख़त्म करता है, या कोई कैंसर सेल हमारे बॉडी के अंदर है उसको ख़त्म करता है ये। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। तो मसल्स कैन ओनली पुश द बोन, पुश कर सकते हैं मतलब दबा सकते हैं, ये गलत है। मसल्स जो है सिर्फ बोन को खींच सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। पुश नहीं कर सकते, ओनली पुल कर सकते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। मसल्स वर्क इन द पेयर, बिल्कुल, चूँकि ये सिर्फ पुल कर सकते हैं तो एक मसल इसको इधर की ओर हड्डी को पुल करके ला रहा है, तो फिर इसको ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाने के लिए दूसरे को अपनी तरफ खींचना पड़ेगा, तो इसलिए इनको पेयर में काम करना पड़ेगा, मसल्स को पेयर में, इसलिए ये पेयर्स में काम करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। मसल्स बिकम शॉर्टर, स्टीफर एंड थीकर व्हेन कंट्रैक्टेड, बिल्कुल, मसल्स जब कंट्रैक्ट करते हैं तो ये शॉर्टर हो जाते हैं, स्टीफर यानी कठोर हो जाते हैं, और थीकर हो जाते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। तो बी और सी सही है, ए गलत है। तो इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन ही हमें चूज करना है, तो सो राइट ऑप्शन होगा ए होगा। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, धक्का नहीं दे सकती है, केवल खींच सकती है, ये गलत है। मांसपेशियां जोड़े में काम करती है, ये बिल्कुल सही है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, ये भी सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है, ए गलत है। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक पेंट आर मेड ऑन द सरफेस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू कैच द इमेज ऑफ ए वाइट हॉर्स, द इमेज विल बी। तो ये कन्वेक्स लेंस है, इसमें ऑप्शन मैं पढ़ देता हूँ, आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ए हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस, ए जेब्रा ऑफ ब्लैक स्ट्रिप्स, ए हॉर्स ऑफ ब्लैक स्ट्रिप्स, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है, वह प्रतिबिंब कैसा होगा। तो देखिए, ये कन्वेक्स लेंस है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जब बनाएगा, यदि इसमें ब्लैक स्ट्रिप लगा देते हैं तो इमेज तो ऑब्जेक्ट का बनेगा, यहाँ पे इमेज तो बनेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इमेज तो बनेगा, लेकिन चूंकि ब्लैक स्ट्रिप लगा देने से ये धुंधला थोड़ा सा दिखाई देगा,
मतलब कम चमक वाला घोड़ा का ही इमेज बनेगा, मतलब घोड़ा ही दिखाई देगा लेकिन वो धुंधला दिखाई देगा, ब्राइटनेस उसकी कम होगी, इंटेंसिटी कम होगी, कम इंटेंस दिखाई देगा वो। 12वीं क्लास का जो फिजिक्स है उसमें इस तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें क्या किया है, मिरर दिया हुआ है। मिरर का कह रहा है कि मिरर को काले रंग से पेंट कर दिया जाता है तो जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा। तो उसमें क्लियरली यही आंसर लिखा हुआ है कि इमेज तो पूरा बनेगा लेकिन उसकी ब्राइटनेस जो होगी थोड़ी सी कम होगी, धुंधला होगा थोड़ा सा, उतना इंटेंस नहीं होगा, इंटेंसिटी उसकी कम होगी। सो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कम चमक वाला एक घोड़ा ही बनेगा, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड या एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड या फिर वेवलेंथ ऑफ साउंड। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो मान लेते हैं कि ए और बी दो पर्सन हैं, बोल रहे हैं, तो किसकी ध्वनि ज़्यादा तीक्ष्ण है और किसकी ध्वनि कम तीक्ष्ण है, ये जानने के लिए कि क्या हमारे पास पैरामीटर होना चाहिए, क्या निर्धारित करेगा ये चीज़, तो फ्रीक्वेंसी निर्धारित करेगा। जैसे मान लीजिए ए और बी जो है बोल रहे हैं, तो एक ही मीडियम में ट्रेवल करके साउंड आ रहा है, तो वेलोसिटी को तो हम कांस्टेंट मान लेंगे, स्पीड को ये कांस्टेंट मान लीजिए। एक फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा कह दीजिए या न्यू लेमडा कह दीजिए, एफ लेमडा। तो इसको यदि हम कांस्टेंट मान लेते हैं, इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी और लेमडा जो है एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो दिया नहीं है, फ्रीक्वेंसी दिया नहीं है तो किससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं, ध्वनि के तरंग दैर्ध्य से रिलेट कर सकते हैं। और ये तीक्ष्णता का क्या मतलब है, तीक्ष्णता का मतलब यह है कि जो जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका पिच ज़्यादा होगा, हाई होगा और वो ज़्यादा तीक्ष्ण होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली रिलेटेड है ये। जैसे मान लीजिए लता मंगेशकर की आवाज़ है और किशोर कुमार की आवाज़ है, तो लता मंगेशकर की आवाज़ जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी पिच ज़्यादा है और वो साउंड जो है ज़्यादा तीक्ष्ण है, उसकी तीक्ष्णता ज़्यादा है। और किशोर कुमार की जो वॉइस है वो मोटी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, वो कम तीक्ष्ण है। तो फ्रीक्वेंसी तो डिसाइड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑप्शन में नहीं है, तो हम तरंग दैर्घ्य पे जा सकते हैं। ध्वनि का तरंग दैर्घ्य राइट ऑप्शन सी होगा, यानी वेवलेंथ ऑफ द साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिजिटल एप्लीकेशंस। फोटो डायोड या फिर फोटोवोल्टाइक सेल या फिर फोटो एमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो एक एक करके हम देखते हैं फोटो डायोड क्या होता है। फोटो डायोड जो है एक पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन, ये मान लीजिए पीएन जंक्शन, इधर पी टाइप का मटेरियल है और इधर एन टाइप का मटेरियल है। पी टाइप में होल मेजोरिटी में रहते हैं, होल मेजोरिटी में रहते हैं, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में रहते हैं। और ये जंक्शन के आसपास जब लाइट एनर्जी फॉल करती है, रेडिएशन फॉल करता है, लाइट आकर के फॉल करता है, तो लाइट जब फॉल करता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल का पेयर जनरेट हो जाता है। यदि जो लाइट फॉल कर रहा है, जो फोटोन आकर के गिर रहे हैं यहाँ पे जंक्शन के पास में, यदि उस फोटोन की एनर्जी जो बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप जिसको कहा जाता है, बैंड गैप से ज़्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल का पेयर जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एंड होल का पेयर जनरेट हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन एंड होल के पेयर को हमें इस होल को इस होल वाले साइड में पहुंचा देना है, यानी पी टाइप में पहुंचा देना है, और इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन वाले में पहुंचा देना है। तो क्या करेंगे, इसको यदि हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें बैटरी के, और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी रिवर्स बायस में हम इसको कनेक्ट कर दें, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव टर्मिनल से ये कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से ये कनेक्टेड है। तो नेगेटिव टर्मिनल और होल का क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, होल को अपनी तरफ खींच लेगा। तो पी टाइप मटेरियल की तरफ जो आ गए, पी टाइप के मटेरियल की तरफ होल आ गए और एन टाइप मटेरियल की तरफ इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो फोटो डायोड में होता क्या है, फोटो डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड है जो रिवर्स बायस में कनेक्टेड रहता है। इसमें रिवर्स बायसिंग होती है और जो रेडिएशन, सोलर रेडिएशन फॉल करता है उससे इलेक्ट्रॉन एंड होल का पेयर जनरेट होता है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई हाई सिक्योरिटी जोन है, वहाँ पे एक ऐसा रूम है जो जिसकी सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा हाई रखी गई है, तो वहाँ पे तो हम क्या करेंगे, उस रूम के पास में, उस रूम के गेट के पास में हम क्या करेंगे, एक फ़ोटो डायोड लगा देंगे। फ़ोटो डायोड लगा देंगे तो
यदि कोई पर्सन वहाँ पे नहीं आया है, लाइट यूनिफॉर्म रेट से आ रही है, तब तो सर्किट में करंट फ्लो करता रहेगा और करंट का वैल्यू लगभग सेम रहेगा। लेकिन जो ही उस गेट पे कोई आएगा, लाइट छेंका जाएगा, उससे लाइट छेंका जाएगा, मतलब लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कम हो जाएगा और उससे जो अलार्म कनेक्टेड है, अलार्म बज जाएगा और वह सिक्योरिटी वाले वहाँ पहुँच जाएंगे और उसकी सुरक्षा हो जाएगी। तो एक तो इसमें यूज होता है और दूसरी बात यह है कि फायर एंड स्मोक डिटेक्टर्स के रूप में भी इसका यूज होता है। किसी बिल्डिंग में यदि आग लग गई तो लाइट की इंटेंसिटी चेंज हो गई, अलार्म बज जाएगा, पता चल जाएगा कि आग लगी हुई है, आग को बुझा दिया जाएगा। और भी मेडिकल के फील्ड में भी इसका यूज है। अब दूसरा डिवाइस हम देखते हैं, फोटोवोल्टिक सेल देखते हैं, यानी इसी को सोलर सेल कहा जाता है। सोलर सेल भी एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है और ये जो सेंटेंस है क्लियरली लिखा हुआ है एनसीईआरटी की 12 के बुक में, फिजिक्स में लिखा हुआ है। सेम इसी प्रिंसिपल पे काम करता है और मैं आपको दिखाऊंगा कि बीपीएससी का जो एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन के लिए, उस सेंटेंस को भी मैं दिखाऊंगा और आप निर्धारित कर देंगे कि बीपीएससी के एक्सप्लेनेशन के कंटेक्स्ट में जो सेंटेंस जो लिखा गया है वो गलत है या सही है, आप डिसाइड कीजिएगा। पहले समझते हैं फोटोवोल्टिक सेल क्या होता है। ये भी एक पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, एक पीएन जंक्शन डायोड ही है। इधर पी टाइप का मटेरियल है, इधर एन टाइप का मटेरियल है। इधर भी सोलर रेडिएशन जब फॉल करता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल का पेयर जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन एंड होल का पेयर जनरेट होता है तो इसमें कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं किया जाता है। इसमें होता क्या है, जो पी टाइप की ओर है, इधर जो है इलेक्ट्रॉन का एक्युमुलेशन हो जाता है जंक्शन के पास में, जमा हुए रहते हैं और इधर जो है होल जमा हुआ रहता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज। एन टाइप के मटेरियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज रहता है और पी टाइप के मटेरियल की तरफ नेगेटिव चार्ज रहता है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एन टाइप से पी टाइप की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन एंड होल का पेयर जनरेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली पी टाइप के मटेरियल की ओर चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो है एन टाइप के मटेरियल की ओर चले जाएंगे। तो इसमें एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। प्रिंसिपल के क्या है इसका, फोटो डायोड के प्रिंसिपल पर ही वर्क कर रहा है। यानी सोलर रेडिएशन जब फॉल कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एन होल का पेयर जनरेट हो रहा है, होल जो है पी टाइप की ओर मूव करके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एन टाइप की ओर मूव करके जा रहा है। सेम प्रिंसिपल है यहाँ पे। तो सोलर सेल और फोटो डायोड एक ही प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। अब हम देखते हैं फोटो उत्सर्जक यानी फोटो इमीटर्स क्या होते हैं। देखिए शब्द से पकड़िए, फोटो इमीटर मतलब फोटो इमिट करने वाला। फोटो इमिट करने वाला मतलब लाइट इमिट करने वाला। तो लाइट कैसे इमिट होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन एंड होल का पेयर जनरेट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और यदि ये इलेक्ट्रॉन एंड होल आपस में रिकम्बाइन करें तो इनको अलग अलग करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत हुई थी वो एनर्जी रिलीज होगी, लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी। तो किया जाता है, ये भी एक पीएन जंक्शन डायोड ही है, ये भी एक पीएन जंक्शन डायोड ही है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि पी टाइप का मटेरियल है, एन टाइप का मटेरियल है यहाँ पे, तो पी टाइप में होल ज़्यादा है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एन टाइप में। तो क्या जाता है कि अब यदि हम होल को इलेक्ट्रॉन की तरफ पहुंचा दें, इलेक्ट्रॉन को होल की तरफ पहुंचा दें, मतलब धक्का दे दे, इस होल को इलेक्ट्रॉन की तरफ चला जाए और इस इलेक्ट्रॉन को धक्का दे दे होल की तरफ चला आए, तो इसके लिए क्या करना होगा, एक वोल्टेज अप्लाई करना होगा, बैटरी अप्लाई करना होगा। बैटरी अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, इस पी वाले को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दीजिए और एन वाले को नेगेटिव से कनेक्ट कर दीजिए। तो पी पॉजिटिव हो गया तो क्या करेगा, होल यानी पॉजिटिव चार्ज को धक्का दे करके एन की तरफ पहुंचा देगा और ये नेगेटिव हो गया तो इलेक्ट्रॉन को धक्का दे करके पी टाइप की ओर पहुंचा देगा। तो जब एन टाइप मटेरियल से इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर आएंगे तो ये आपस में रिकम्बाइन करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन एंड होल आपस में रिकम्बाइन करेंगे। रिकम्बिनेशन के बाद में यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। तो यही है लाइट इमिटिंग डायोड यानी एलईडी, इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल का जो रिकम्बिनेशन हो रहा है और फोटो डायोड या फोटोवोल्टिक सेल में जस्ट एक ही जैसा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एंड होल का पेयर जनरेट हो रहा है और इसमें दोनों रिकम्बाइन हो रहे हैं। बीपीएससी का जो आंसर है, बी आंसर है, फोटोवोल्टिक सेल यानी सोलर सेल ऑप्शन है। डिजिटल अनुप्रयोगों में इसका ये उपयुक्त माना जाता है। हालांकि डिसाइड आप कीजिएगा, फोटो डायोड का भी यूज होता है और सोलर सेल का भी यूज होता है। मैं अब बीपीएससी का एक्सप्लेनेशन अब आपको दिखा रहा हूँ। ये बीपीएससी का एक्सप्लेनेशन है। द करेक्ट आंसर इज ए। ये छोड़िए वो अलग अलग ऑप्शन उसमें आ रहे हैं, मेरे पास जो है सेट बी है
अब आगे एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज लाइट हिट्स ए मटेरियल एंड फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस मीन्स विच यूजेज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन अदर वर्ड्स विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम लाइट। बिल्कुल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब सूटेबल हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट किसी मेटॉलिक सरफेस पे फॉल करता है तो उस मेटॉलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं और यही फिनोमिनन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन। और इसके लिए आइंस्टीन साहब को नोबेल प्राइज मिला हुआ था। तो ये है। आगे कह रहा है कि फोटोवोल्टेइक सेल इज वन सच डिवाइस। फोटोवोल्टेइक सेल, बिल्कुल यहाँ से फोटोवोल्टेइक सेल जो है इसी तरीका का एक डिवाइस है, मतलब इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे इजेक्शन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल का पेयर जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल रहा है, कह सकते हैं। आगे पढ़िए। अदर डिवाइसेस मतलब एक तो लाइट फोटो एमीटर दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है फोटोवोल्टेइक सेल। द अदर डिवाइसेस इन द ऑप्शन आर एग्जैक्टली अपोजिट टू दिस। मान लीजिए फोटो एमीटर तो अपोजिट है इसके, क्या फोटोवोल्टेइक सेल भी अपोजिट है फोटो डायोड से? तो ये सेंटेंस आप डिसाइड कीजिएगा सही है या गलत है। मैं सोर्स बता देता हूँ, आप जाइएगा 12वीं क्लास का जो फिजिक्स है सेमीकंडक्टर वाला, तीनों डिवाइसेस एक ही जगह दिए गए हैं। फोटो डायोड दिया गया है, लाइट इमिटिंग डायोड दिया गया है और सोलर सेल दिया गया है। तीनों डिवाइसेस एक ही जगह दिए हुए हैं, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद में डिसाइड कीजिएगा जो ये सेंटेंस है, अदर डिवाइसेस इन द ऑप्शन आर एग्जैक्टली अपोजिट टू दिस, इन अदर वर्ड्स दे प्रोड्यूस लाइट ऑन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये पढ़िएगा क्या ये सच है या गलत है। खैर बीपीएससी ने जो बी सेट है उसमें जो मतलब सोलर सेल को ही सही ऑप्शन माना है, तो आप उस ऑप्शन को सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल बियरिंग्स आर यूज टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू। तो देखिए दो सरफेसेस हैं, यदि दो सरफेसेस डायरेक्टली कांटेक्ट में आएंगे डायरेक्टली तो वो फ्रिक्शन का वैल्यू ज़्यादा रहेगा। तो इसमें क्या किया जाता है, दोनों सरफेसेस के बीच में बॉल बेयरिंग लगा दीजिए, तो कंटेक्ट एरिया जो है रिड्यूस हो गया। कंटेक्ट एरिया रिड्यूस होने की वजह से फ्रिक्शन का वैल्यू जो है रिड्यूस हो गया, यानी रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू जो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। इस कारण से बॉल बेयरिंग का यूज किया जाता है। सो राइट ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो रोलिंग घर्षण में राइट ऑप्शन ए होगा, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गोलकीपर इन ए गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल। दिस इनेबल्स द गोलकीपर टू डिक्रीज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम, exert large force on the ball, increase the force exerted by the ball on hands, more than one of the above या फिर none of the above। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स के, यानी फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहिए या इक्वल टू कहिए dp/dt होगा, dp/dt, यानी चेंज इन मोमेंटम यानी p2 माइनस p1 बाई टाइम, ये होता है फोर्स के इक्वल। तो कोई भी बॉलर जो कोई भी कैच करने वाला, कोई भी क्रिकेट का बॉल हो या फुटबॉल का हो, यदि वो पकड़ा है तो अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। पीछे की ओर खींचने के लिए पीछे की ओर खींचेगा तो बॉल तो उसके हाथ में जाकर के रुकेगा, फुटबॉल हो या क्रिकेट बॉल हो। तो फाइनल लीनियर मोमेंटम जो होगा उसका जीरो हो जाएगा, मतलब फाइनल लीनियर मोमेंटम जीरो होना है। और इनिशियल लीनियर मोमेंटम कुछ है, मान लीजिए कि 100 kg मीटर पर सेकेंड है, शुरू में 100 kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड उसका लीनियर मोमेंटम है उस बॉल का शुरुआत में, बाद में उसका जीरो होना है, हाथ में जाकर के रुक जाना है। तो चेंज तो होना है 100 to 0 जाना है। तो इस चेंज को कराने के लिए यदि टाइम हम ज़्यादा लगाएंगे तो फोर्स का वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा और हाथ पे चोट कम लगेगा। तो टाइम को इंक्रीज कराने के लिए ही कोई भी कैच करने वाला अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है ताकि टाइम इंक्रीज हो जाए और फोर्स का वैल्यू रिड्यूस हो जाए। तो वो करता क्या है, संवेग परिवर्तन की दर को कम करता है, टाइम बढ़ा करके रेट को कम कर देता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इमिटेड बाई ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट? कैथोड रे या फिर बीटा रे या अल्फा रे या मोर देन वन या नन ऑफ द एबव। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है?
तो एक एक ऑप्शन को हम एनालाइज करते हैं। कैथोड किरण, तो सबसे पहले 1859 में यानी 1859 में जर्मन फिजिसिस्ट जूलियस प्लकर एंड जोहान विल्हेल्म हिटोर्फ ने इस कैथोड रे को ऑब्जर्व किया था सबसे पहले। और 1876 में गोल्डस्टीन ने इसको कैथोड रे कहा। कैथोड रे होती क्या है, जैसे एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, 2 इलेक्ट्रोड लगा करके इसमें जो गैसेस भरी गई है इसको यहाँ पे एक होल से यानी एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया। वैक्यूम मतलब यहाँ पे गैसेस कम कर दिया गया, प्रेशर को रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो पार्टिकल्स निकलेंगे कोलिजन कम हो, इसलिए यहाँ से गैसेस को निकाल दिया, बहुत कम गैसेस को रहने दिया। इसको क्या किया गया, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए इसको, और इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए। पॉजिटिव टर्मिनल से जो ही इसको कनेक्ट करेंगे ये एनोड बन जाएगा और ये कैथोड बन जाएगा। अब जब इसको स्विच को ऑन करेंगे, हाई वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ से कुछ रेज निकलती है और मतलब कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ जाती है, इसी को कैथोड रे कहा गया। और बाद में 1897 में जे थॉमसन ने कहा कि ये जो कैथोड रे हैं इस पर नेगेटिव चार्ज है, और बाद में इसी को इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो किसने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन? इसी जे थॉमसन ने 1897 में डिस्कवर कर दिया इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ही हैं जो निकल रहे हैं यहाँ से। तो कैथोड रे क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये तो होगा नहीं। बीटा रेज, देखिए बीटा एमिशन 2 टाइप का होता है, एक बीटा प्लस एमिशन होता है और एक बीटा माइनस एमिशन होता है। बीटा माइनस एमिशन में क्या होता है, देखिए कोई भी न्यूक्लियस जब अनस्टेबल है तो ही उसका रेडियो एक्टिविटी होती है और वो स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। तो स्टेबल न्यूक्लियस अनस्टेबल न्यूक्लियस कब होगा? या तो उस न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है। यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है। यदि न्यूट्रॉन ज़्यादा है तो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटॉन ज़्यादा है तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि स्टेबिलिटी लाने के लिए ऐसा होता है। तो यदि न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे मान लीजिए ये न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल चार्ज है ना, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज आया है, तो एक जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जन्म लिया तो नेगेटिव चार्ज भी आना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे E- इलेक्ट्रॉन भी आता है और एक एंटी न्यूट्रिनो यहाँ से आता है, एंटी न्यूट्रिनो। तो यहाँ से न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया और इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, तो ये हो गया बीटा माइनस एमिशन। चूँकि नेगेटिव चार्ज यहाँ से रिलीज हो रहा है तो बीटा माइनस एमिशन हो गया। दूसरी बात यह है, एक बीटा प्लस में क्या होता है, प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन प्लस यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन आ जाता है। जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो है पॉजिट्रॉन है, अब प्लस यहाँ से एक न्यूट्रिनो आता है। तो प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, पॉजिट्रॉन यहाँ से निकला, और न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला। तो दोनों ही तरह के एमिशन होते हैं, यानी पॉजिट्रॉन भी एमिट होता है और इलेक्ट्रॉन भी एमिट होता है। तो खैर बीटा किरण को आप नेगेटिव मान सकते हैं, बीपीएससी भी वही मानी हुई है। तो बीटा किरण जो है नेगेटिव मान सकते हैं, तो नेगेटिव इसे निकलता है। अल्फा किरण का जब एमिशन होगा तो अल्फा किरण क्या है, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 2 होता है, यानी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से, दोनों इलेक्ट्रॉन को आप निकाल देंगे तो सिर्फ न्यूक्लियस बच जाएगा। तो हीलियम के न्यूक्लियस यानी He2+ को अल्फा पार्टिकल कहा जाता है, और ये इस पर क्या कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, अल्फा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए स्पेस, कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, फ्लाई द ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मोर देन वन, या फिर नन ऑफ द एबव। केंद्राभिमुख बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे मूव कराने के लिए।
तो ये तो गलत है। वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए, बिल्कुल कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे यानी वृत्ताकार पथ पे तभी गतिमान होगा, सर्कुलर पाथ पे तभी मूव करेगा जब उसके सेंटर की ओर एक फोर्स लगे। हमेशा सेंटर की ओर लगने वाला एक फोर्स चाहिए जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए ये सही होगा। वस्तु को सीधी रेखा के साथ उड़ाने के लिए नहीं, ये गलत है। तो बी सही ऑप्शन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेज इन्वॉल्व्स फ्रिक्शनल फोर्स? काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी, या फिर पोटेंशियल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, या फिर केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, पहले इस ऑप्शन को हम देखते हैं। स्थितिज, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाए, जैसे पेन हमारे हाथ में ऊपर उठाए तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गया, स्थितिज ऊर्जा आ गई। उसको छोड़ देंगे तो जा करके धरती से टकराएगा तो कुछ आवाज़ आएगी, तो स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा पहले दिया था हमने और वो ध्वनि ऊर्जा में बदल गई। इसमें फ्रिक्शन कहीं पर भी नहीं आया। एयर फ्रिक्शन आया, एयर फ्रिक्शन को हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो फ्रिक्शन यहाँ पे कहीं कोई नहीं आया, तो घर्षण बल इसमें शामिल नहीं है। रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, मान लीजिए क्विक लाइम, इसको इसमें जब वाटर मिलाया जाता है तो ये बिल्कुल बॉयल करने लगता है, खदकने लगता है और यहाँ से हीट एनर्जी रिलीज होने लगती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्विक लाइम जो सिलेक्ट लाइम में बदल जाता है और यहाँ से हीट जनरेट होती है, हीट। तो यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा जो है ऊष्मा ऊर्जा में बदल गई, यहाँ पे फ्रिक्शन कहीं नहीं आया, तो ये भी नहीं होगा। गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, बिल्कुल किसी ऑब्जेक्ट को जैसे कैरम की गोटी है, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। कैरम की गोटी है, आप कैरम खेलते हैं तो गोटी को डिस्प्लेस करते हैं, एक जगह से दूसरी जाती है, तो उस गोटी और उस कैरम के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन वर्क कर रहा है। तो आप खेल रहे हैं तो गोटी को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आप दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वहाँ पे गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, तो वहाँ से हीट जनरेट हो रहा है, तो गतिज ऊर्जा जो आपने दिया वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ए ऑप्शन जो होगा यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बस इज मूविंग along a straight path and takes a sharp turn to the right side. Suddenly the passenger sitting in the bus will bend towards right side, fall in the forward direction, bend towards the left side, या फिर more than one, या none of the above। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठा यात्री किधर की ओर झुकेगा? मान लीजिए कि बस सीधे जा रही थी और एक सडन ये राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न लिया मतलब सर्कुलर पाथ पे मूव किया। तो बस में जो बैठा हुआ यात्री है खुद ऑब्जर्वर है, तो खुद ऑब्जर्वर जो है एक्सेलरेटेड मोशन में है, सेंटर की ओर इसमें एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेटेड मोशन में रहता है, तो सेंटर से यानी एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उस पर एक फोर्स लगता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है, और यह एक स्यूडो फोर्स है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब इधर की ओर लगेगा, लेफ्ट की ओर लगेगा, तो वो पैसेंजर जो है लेफ्ट की ओर ही झुकेगा निश्चित रूप से, तो बाईं ओर झुक जाएगा वो पैसेंजर। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। दूसरे तरीके से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया की वजह से वो सीधे जा रहा था, सडन चेंज हो गया तो वो सीधे ही जाता रहा उसका बॉडी, तो इस कारण से बाएं की ओर झुक गया। या तो इनर्शिया से आप इसको एक्सप्लेन कीजिए या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इसको एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन ए म्यूजिकल कंसर्ट a sitarist tries to adjust the tension and pluck the string suitably. By doing so, she is adjusting frequency of the sitar string with the frequency of other musical instruments, amplitude of the sound, या फिर intensity of sound। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो सितार में जो स्ट्रिंग होता है इसके इंड जो है फिक्स्ड है, मान लीजिए मैं फिक्स्ड कर देता हूँ इसके इंड को, तो इसमें जो टेंशन डेवलप होगा, चूँकि इस पे ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ट्रांसवर्स वेव, तो इस पे ट्रांसवर्स वेव तो जो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी, वेव की फ्रिक्वेंसी जो होगी, यानी सितार वादक जब इसको बजाएगा तो उसकी को एक फ्रिक्वेंसी होगी, वो फ्रिक्वेंसी जो है इस फार्मूला से निकलती है, न्यू या एफ का दीजिए इज इक्वल टू n/2l √t/μ। टी क्या है? टेंशन इन दी स्ट्रिंग, जो तान करके रखता है उसको कसता है, वो क्या करता है? टेंशन को एडजस्ट करता है।
तो ये टी जो है टेंशन है, म्यू क्या है, पर यूनिट मास पर यूनिट लेंथ है स्ट्रिंग का, यानी 1 मीटर में कितना मास है वो है। तो वो जो कसता है उसको समायोजित करता है, तनाव को समायोजित करता है, क्या करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को मैच कराने के लिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है टेंशन पे डिपेंड करती है। तो टेंशन को एडजस्ट करता है, समायोजित करता है फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए। तो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति की। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फॉर्म ऑफ मैटर हैज नो फिक्स्ड शेप बट इट्स हैज ए फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड शेप नहीं है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ मैटर इज कार्बन स्टील या फिर क्रिप्टन या फिर किरोसिन। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है, पदार्थ के इस रूप का उदाहरण है। तो देखिए कार्बन स्टील क्या है, सॉलिड है, ये एक सॉलिड है। तो सॉलिड का शेप भी निश्चित होता है और इसका वॉल्यूम भी निश्चित होता है, डेफिनिट होता है, तो ये तो नहीं होगा। क्रिप्टन, क्रिप्टन क्या है, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36 होता है और यह एक नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, यह एक इनर्ट गैस है। तो इनर्ट गैस है तो ये गैस है, तो गैस का न तो शेप फिक्स्ड होता है और न ही उसका वॉल्यूम, कंटेनर का जो वॉल्यूम होता है उसी वॉल्यूम को ये ऑक्यूपाई कर लेती है, तो ये नहीं होगा। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन उसका एक निश्चित आयतन होता है, तो वो कौन सा होगा, मिट्टी का तेल होगा, किरोसिन ऑयल होगा। किरोसिन ऑयल क्यों, क्योंकि एक लिक्विड है, जिस कंटेनर में रखेंगे उसी कंटेनर के शेप को उसी कंटेनर का शेप इसका हो जाएगा, मतलब उसी शेप में ये ढल जाएगा। तो शेप तो इसका फिक्स्ड नहीं है लेकिन आयतन तो फिक्स्ड है ना। 200 मिलीलीटर रखिए आप, गिलास में 200 मिलीलीटर रखिए या कटोरे में रखिए या किसी अदर शेप के कंटेनर में रखिए, 200 मिलीलीटर ही रहेगा, लेकिन शेप उसका, गिलास में रखिए क्या, गिलास के शेप का, कटोरे में, कटोरे के शेप का, थाली में रखिए, थाली के शेप का हो जाएगा। तो शेप उसका चेंज होगा लेकिन आयतन सेम रहेगा, तो वो लिक्विड होगा यानी मिट्टी का तेल होगा। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, दे आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, द एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर। तो कॉपर ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड तो है लेकिन कॉपर ऑक्साइड जो है बेसिक कैरेक्टर का होता है, वो एम्फोटेरिक नहीं है, तो ये नहीं होगा। एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक होता है और जिंक का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है, तो ये ऑप्शन सही होगा। एल्युमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है लेकिन कॉपर का ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक नहीं होता है, बी ऑप्शन सही होगा। देखिए जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं, जैसे कार्बन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये सभी एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं। लेकिन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, जैसे सोडियम का ऑक्साइड Na2O, मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO, कैल्शियम का ऑक्साइड CaO। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनके ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों ही के जैसा बिहेव करते हैं, उनमें से एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड आता है। तो जैसे जिंक का ऑक्साइड है तो ये एसिड और बेस दोनों ही से रिएक्शन कर लेता है, जैसे HCl से रिएक्शन करके ये ZnCl2 बना लेता है और H2O बना लेता है, ठीक है, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। यहीं जिंक जो है जब बेस के साथ रिएक्शन, बेस के साथ NaOH के साथ भी ये रिएक्शन कर लेता है, बेस के साथ भी रिएक्शन करके सोडियम जिंकेट बना लेता है Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट यानी सॉल्ट बना लेता है और वाटर बना लेता है। मतलब जिंक का ऑक्साइड, सॉरी जिंक नहीं, जिंक का ऑक्साइड है, जिंक का ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्शन करता है और बेस से भी रिएक्शन करता है। उसी तरीके से एल्युमिनियम का ऑक्साइड यानी Al2O3 एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है, बेस के साथ भी रिएक्शन करता है, तो यह एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। हिंदी में जो दिया है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। उधर उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं, तो Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड जो है ZnO, ये राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग थ्रू इट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है यानी N2O भी एक ग्रीन हाउस गैस है, और मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तीनों ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो इसमें से मोर देन वन हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी। हिंदी में है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी करती है, CO2 भी करती है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O भी करती है, और मीथेन यानी CH4 भी, ये तीनों। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट टू लिबरेट गैस, विच गैस? ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखते हैं आगे। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो अम्ल का रिएक्शन हम दिखा देते हैं। धातु कार्बोनेट से अम्ल का मान लीजिए कि HCl है, और ये धातु एक कोई कार्बोनेट ले लीजिए, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये धातु का कार्बोनेट है, तो ये बना लेता है NaCl। NaCl बनाएगा, यानी सॉल्ट बना लिया NaCl, प्लस यहाँ से CO2 गैस रिलीज हुई, CO2 अब प्लस H2O, तो यहाँ से कौन सी गैस रिलीज हो रही है, मुक्त हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, CO3 ले लिया और H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दिया इसका, तो क्या बनेगा यहाँ से? CaSO4 बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा, वाटर बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज होगी, निकलेगी यहाँ से। तो कौन सी गैस निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल वाटर, मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन, एंड द अदर 2 कंटेन इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन। 3 तरह का सॉल्यूशन लिया गया है, एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। विच ऑफ देम विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, डिस्टिल वाटर या एसिड या फिर बेस? क्वेश्चन नंबर 21 जो है हिंदी में, आपको 3 परखनलियाँ दी गई है, उनमें से एक में आसुत जल और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है, इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो लाल को नीला करता है, कौन सा सॉल्यूशन जो है लाल को नीला करता है? तो लाल को नीला करता है बेस। एसिड जो है, एसिड वो ब्लू को रेड करता है, और बेस जो है ये क्या करता है? रेड को ब्लू करता है, और न्यूट्रल के केस में जो है लिटमस पेपर पर्पल कलर का ही रहता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो क्षार हो जाएगा, यानी बेस हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी। 21 के बाद हम 20 पे आते हैं, ये छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 20, विच एसिड इज डिस्क्राइब्ड एज HCOOH COOH, यहाँ से। तो कार्बोनिक एसिड का क्या फार्मूला होता है? H2CO3 होता है कार्बोनिक एसिड का, H2CO3। और एसिटिक एसिड का क्या फार्मूला होता है? फॉर्मिक एसिड का होता है HCOOH, और एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। और ऑक्जेलिक एसिड का क्या फार्मूला होता है? ऑक्जेलिक एसिड का यही फार्मूला होता है, इधर COOH ले लीजिए और इधर भी COOH ले लीजिए, ये हो गया ऑक्जेलिक एसिड। तो ये किसका है? ऑक्जेलिक एसिड का। राइट ऑप्शन बी होगा। हिंदी में HOOC को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, द ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड रिसेंबल्स दैट ऑफ विनेगार या फिर टोमेटो या फिर केरोसिन। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH, CH3COOH। तो एसिटिक एसिड जिसमें होगा उसी की गंध एसिटिक एसिड के समान होगी। तो विनेगार यानी सिरका जो होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है, इस कारण से उसकी गंध जो होती है वो एसिटिक अम्ल के जैसा गंध इसकी होती है। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? टोमेटो में ऐसे तो बहुत सारे एसिड होते हैं, इसमें आपको ऑक्जेलिक एसिड होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड भी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है, मैलिक एसिड भी होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? HCl गैस एक्ट्स एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सेकेंड ऑप्शन है ब्लू लिटमस बिकम ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। थर्ड ऑप्शन है नो H3O प्लस, दैट मीन्स नो हाइड्रोनियम आयन्स आर प्रेजेंट, लिटमस चेंजेज कलर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन। आगे देखते हैं। हिंदी में कह रहा है कि शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? तो देखिए, लिटमस पेपर का रंग तभी बदलेगा जब सॉल्यूशन, जब ये HCl जो है, HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड के जैसा बिहेव करेगी, यानी HCl जब एसिड के जैसा बिहेव करेगी तब जा कर के लिटमस पेपर का रंग बदलेगा। और HCl एसिड के जैसा बिहेव करने का क्या मतलब हुआ? H+ आयन डोनेट करना, H+ आयन का डोनेट करना। तो ये HCl जो है H+ आयन तभी डोनेट करेगा,
यानी एसिड के जैसा तभी बिहेव करेगा जब ये सॉल्यूशन के फेज में हो। ऐसे सूखा हुआ है तो ये सॉल्यूशन के फेज में नहीं है और एसिड के जैसा बिहेव नहीं करेगा, तो H+ देना होगा तब जा करके एसिड के जैसा बिहेव करेगा। और यहीं H+ H2O के साथ जुड़ करके H+ जो है H2O के साथ जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O+ बना लेता है। तो हाइड्रोनियम आयन, कोई हाइड्रोनियम आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। बिल्कुल सही है, H+ आयन जब प्रेजेंट रहेगा यानी हाइड्रोनियम आयन जब प्रेजेंट रहेगा तभी तो लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेक्ट द ऑड वन। तो रिपनिंग ऑफ फ्रूट यानी फल का पकना जो है एक केमिकल चेंज है। सेटिंग ऑफ सीमेंट ये भी एक केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल ये भी एक केमिकल चेंज है। तीनों केमिकल चेंज है और ये एक्सोथर्मिक भी है, तीनों केमिकल चेंज है। इस कारण से ये तीनों समान है, तो इसमें ऑड कोई नहीं है, तो ई हो जाएगा राइट ऑप्शन यहाँ पे ई। विषम का पता लगाइए। तो फल का पकना एक रासायनिक चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। सीमेंट का सेटिंग भी एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। तीनों रासायनिक परिवर्तन है, इसमें से कोई भी विषम नहीं है। राइट ऑप्शन ई होगा। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट इज ट्रू? दे हैव सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, नहीं। दे हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बिल्कुल नहीं। दे हैव सेम डिग्री ऑफ हार्डनेस, बिल्कुल नहीं। तो इसमें से कोई भी सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट इज ट्रू, कुछ भी सही नहीं है। राइट ऑप्शन ये होगा। हिंदी वाले में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनकी विद्युत चालकता समान होती है, उनके पास समान क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, उनके पास समान डिग्री की कठोरता होती है। मैं एक चीज़ ड्रॉ करता हूँ, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, सब चीज़ यहीं से एक्सप्लेन हो जाएगा। देखिए ये है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो है हेक्सागोनल होता है। ये जो कार्बन है ये 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। इसका चौथा जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे फ्री है और ये जो है हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। जबकि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये कार्बन है, डायमंड का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। इसमें जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये 120 डिग्री हर एक एंगल है, प्लेनर होता है ये स्ट्रक्चर। इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने की वजह से, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और उसकी वजह से इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने की वजह से ये हार्ड है, हेक्सागोनल प्लेनर होने की वजह से ये सॉफ्ट है, एक दूसरे पे स्लिप करता है, लुब्रिकेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। जबकि डायमंड जो है बहुत ही हार्ड है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस की होने की वजह से। ग्रेफाइट के केस में एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, हर एक कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। इस कारण से इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ग्रेफाइट। लेकिन डायमंड के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस कारण से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। और हार्डनेस, ग्रेफाइट जो है सॉफ्ट है, इसके एक लेयर दूसरे पे स्लिप करते हैं, लुब्रिकेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। लेकिन डायमंड क्या है? हार्ड है। तो तीनों एक ही चीज़ एक्सप्लेन हो गया सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से। तो इसमें से उनकी विद्युत चालकता समान होती है, बिल्कुल नहीं समान होती है। उनके पास समान क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, नहीं। ग्रेफाइट का हेक्सागोनल प्लेनर है जबकि डायमंड का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो ये गलत है। उनके पास समान डिग्री की कठोरता होती है, बिल्कुल डायमंड कठोर है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने की वजह से, और ग्रेफाइट जो है सॉफ्ट है। तो इसमें से कोई नहीं होगा, ई नॉन ऑफ द एबव। Question number 26. The stomata open or close due to change in the position of nucleus in the cell, position of nucleus in cells, protein composition of cells या फिर amount of water in cells। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। हर एक एस्टोमा जो होता है वो 2 गार्ड सेल से घिरा होता है और गार्ड सेल में शुगर और स्टार्च की सप्लाई एस्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजर को डिटरमाइन करता है। तो जैसे ये गार्ड सेल यहाँ पे लगे हुए हैं, गार्ड सेल। अब जब लाइट प्रेजेंट होता है, लाइट प्रेजेंट हो रहा है मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है मतलब ग्लूकोज यानी शुगर बन रहा है। तो शुगर बन रहा है तो इसमें ग्लूकोज बनने की वजह से, फोटोसिंथेसिस होने की वजह से इन दोनों गार्ड सेल में ग्लूकोज का यानी शुगर का कंसंट्रेशन हाई है। तो शुगर का कंसंट्रेशन हाई है तो वाटर मॉलिक्यूल जो है इसके नेबरिंग सेल से फ्लो करके इसमें आएंगे थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है?
ऑस्मोसिस में जो पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, ये सॉल्यूशन साइड है, मान लीजिए सॉल्ट वाटर है और ये प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर से मॉलिक्यूल जो है सॉल्ट वाटर की तरफ जाते हैं, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करके जाते हैं थ्रू एसपीएम यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसमें ऑस्मोसिस के थ्रू जो नेबरिंग सेल्स हैं उससे वाटर फ्लो करके आते हैं किसमें, गार्ड सेल में। इस कारण से ये रंध्र जो है खुले रहते हैं, यानी एस्टोमेटा जो है ओपन रहता है। अब दूसरा सिचुएशन ले लीजिए, दूसरा सिचुएशन वाटर के मॉलिक्यूल फ्लो करके आते हैं इसमें। दूसरा सिचुएशन ले लीजिए जब लाइट प्रेजेंट नहीं है, तो जब लाइट प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यानी शुगर जो भी शुगर मौजूद है गार्ड सेल के अंदर वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है तो वो वाटर में इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल होने की वजह से कंसंट्रेशन कम रहता है, जो भी फ्लूइड इसके अंदर भरा हुआ है उसमें उसका कंसंट्रेशन कम है। तो कंसंट्रेशन कम है तो अब वाटर किसके इससे मतलब गार्ड सेल से नेबरिंग सेल्स की तरफ जाएगा, तो उसके लिए ये क्या करते हैं, ये रंध्र जो है बंद हो जाते हैं। उसे बचने के लिए उसके लिए ये रंध्र बंद हो जाते हैं। तो कौन सा डिसाइड करता है, कंसंट्रेशन, शुगर जो ग्लूकोज जो प्रेजेंट है सेल के अंदर उसका कंसंट्रेशन डिसाइड करता है। किस में कंसंट्रेशन, वाटर में। तो वाटर के मॉलिक्यूल ही तो फ्लो करके या तो गार्ड सेल में आते हैं, गार्ड सेल से नेबरिंग सेल में जाते हैं थ्रू ऑस्मोसिस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कोशिकाओं में पानी की मात्रा, कोशिकाओं में पानी की मात्रा राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स वेवलेंथ्स ऑफ द सनलाइट। तो रेड एंड ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। हिंदी में है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के किस तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है। तो लाल और नीले रंग को अवशोषित करता है और हरा वाला को रिफ्लेक्ट कर देता है, इस कारण से हरा दिखाई देता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच। पेटियोल अटैचेज लीफ टू स्टेम, अटैचेज लीफ टू स्टेम, ये सही है। थिक हार्ड स्टेम विथ ब्रांचिंग नियर बेस इज ट्री, नहीं ट्री नहीं है, ये श्रब्स होते हैं यानी झाड़ियाँ होती है श्रब्स, तो ये गलत है। वीक स्टेम विच कैनॉट स्टैंड अपराइट इज क्रीपर, लताएँ जो होती है, तो ये सही है। गलत कौन सा है, बी, सो राइट ऑप्शन बी होगा। हिंदी में जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है। तो पर्णवृंत पत्ती को तने से जोड़ती है, बिल्कुल पर्णवृंत जो है वो पत्ती को तने से जोड़ती है, ये सही है। डायग्राम में दिखाता हूँ, डायग्राम में ये पेटियोल है और स्टेम को पत्ती ये जोड़ती है, पत्ती को स्टेम से जोड़ती है, कौन सा, पर्णवृंत यानी पेटियोल। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। आधार के साथ शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना जो है वो पेड़ का होता है, पेड़ का नहीं होता है, लताओं का होता है, श्रब्स का, झाड़ियों का होता है, श्रब्स का होता है, तो ये गलत है। कमज़ोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता वो लताएं होती है, क्रीपर, तो ये सही है। इसमें से गलत कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है, तो बी सही नहीं है, राइट ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, वाटर रीचेज ग्रेट हाइट इन ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज्ड बाई इवेपोरेशन या एब्जॉर्प्शन या फिर ट्रांसपीरेशन। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण नहीं है, अवशोषण भी नहीं है, वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन कारण है, राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ट्रांसपीरेशन के थ्रू जब बाहर का मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है तो ट्रांसपीरेशन जो है पौधे को ठंडक पहुँचाता है। जब पौधों या पेड़ के अंदर कम वाटर अवेलेबल रहता है तो डिहाइड्रेटेड मेसोफिल सेल्स एक एब्सिसिक नामक प्लांट हार्मोन रिलीज करती है, और जो एस्टोमेटा के पोर्स यानी रंध्र को बंद करा करके वाटर लॉस को कम करता है। तो सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है क्या, वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टर ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच मेक्स देम क्वालिफाइड टू सेल्फ रेप्लिकेशन। अपनी प्रतिकृति बनाने के लिए क्या उसमें चाहिए, सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए प्रेजेंस ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो या फिर क्लोरोप्लास्ट हो, इसमें इसका अपना जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, यानी डीएनए और आरएनए यानी राइबोसोम मौजूद होता है। इस कारण से ये अपनी प्रतिकृति बना लेता है यानी सेल्फ रेप्लिकेशन कर लेता है।
तो इसमें से राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रकृति के योग्य बनाता है? तो वो है उसमें मौजूद डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो ये रहा 68th बीपीएससी पीटी के क्वेश्चन पेपर से साइंस के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।